हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आज वांग जी का बर्थडे है और बहुत से सेक्ट के क्राउन प्रिंस उसका हाथ मांगने आए हैं। तभी दरवाजे से विंग अंदर आता है। शिचन उसे देखकर कहता है कि वेवुशियन, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है, तो फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस पर विंग कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो यहाँ पर क्राउन प्रिंस का हाथ मांगने आया है। विंग की बात सुनकर उस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो आपस में बातें करने लग गए थे। कुछ लोग तो अपनी सीट पर खड़े भी हो गए थे, कुछ विंग पर हंस रहे थे और कुछ उस पर चिल्ला रहे थे। तभी एक सेक्ट लीडर, जिसका नाम सेक्ट लीडर याओ था, वो कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम क्राउन प्रिंस का हाथ मांगने आए हो, तुम्हारी औकात क्या है? वांग जी ने उन लोगों की तरफ देखा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई थी, लेकिन विंग ने वहाँ से उसे विंग किया। वो कहता है, मैं वेवुशियन हूँ, बाओसिन सनरेन का शिष्य। अब तो कमरे में बातें और भी ज़्यादा बढ़ गई। बहुत से लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। वांग जी की आंखें भी शौक में बड़ी हो गई थी। वो सोचता है, इसका मतलब सीक्रेट सिर्फ मेरा नहीं था, विंग ने भी मुझसे बातें छुपाई है। लेन शिचन ने सभी लोगों को शांत कराया। उसके बाद उसने विंग को देखकर कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम बाओसिन सनरेन के शिष्य हो? वेवुशियन ने अपने रोब्स की स्लीव से एक वाइट कलर का जेड टोकन निकाला, जिस पर ब्लैक कलर की टसल बंधी हुई थी। उसने उस टोकन को हवा में लहराया। सब लोग उस टसल को पहचान गए थे। उस पर 3 माउंटेन्स बने हुए थे। सब लोगों को पता है ये जेड टोकन सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो बाओसिन सनरेन के शिष्य होते हैं। उस टोकन पर जो माउंटेन बने हैं वो एक तरीके का मैप है सेलेस्टिलियर माउंटेन को ढूंढने का, जहाँ पर बाओसिन सनरेन रहती है। उन लोगों के अलावा और कोई भी बाओसिन सनरेन तक पहुँच नहीं सकता है। सभी लोग अब विंग को ही देख रहे थे, क्योंकि बाओसिन सनरेन का शिष्य होने का मतलब है कि वो बाकी किसी भी सेक्ट के सेक्ट लीडर से भी ज़्यादा बेहतर है। विंग ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और वो वांग जी की तरफ आगे बढ़ने लगा। वांग जी के पास भी सिर्फ यही एक मौका है जो वो अपने लवर के पास जा सकता है, इसलिए वो भी धीरे धीरे थ्रोन वाली जगह से नीचे उतरने लगा। वांग जी को पता ही नहीं चला कि कब वो भागने लग गया था। विंग ने उसकी ईगरनेस देखी और वो भी अपनी जगह से वांग जी की तरफ दौड़ा। वांग जी ने सीधे जाकर विंग के आर्म्स में जंप किया। विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया था। उसने अपने सीने से कस के लगा लिया। वांग जी ने अपना चेहरा उसके चेस्ट में छुपाकर धीरे से उसका नाम लिया, तो विंग ने उसे सीधा खड़ा किया। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहता है, अजान, मैं भी तुम्हारे लिए जो कुछ फील करता हूँ वो सब कुछ रियल है। तुम चाहे एक क्राउन प्रिंस हो, चाहे एक रॉक कल्टिवेटर हो, या फिर कुछ भी नहीं हो, मैं तब भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम सिर्फ मेरे लानजान हो। विंग के मुंह से अपना बर्थ नेम सुनकर वांग जी को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। उसने विंग को टाइटली हक करके कहा, विंग, आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी विंग ने वांग जी को एक पैशनेट किस किया। उसने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर किया। वांग जी भी विंग के इस किस में मेल्ट हो रहा था। उसने अपनी आर्म्स को विंग के गले में रैप कर लिया। ये सब कुछ देखकर वांग जी के अंकल जोर से चिल्लाते हैं, वांग जी, खुद को देखो, तुम कहाँ पर खड़े हो। वांग जी ने वो किस ब्रेक किया। वो विंग से दूर होने वाला था, लेकिन विंग ने टाइटली उसकी वेस्ट पर अपना हाथ रख लिया और उसे अपने और भी क्लोज खींचा। उसने वांग जी के अंकल को घूर के देखा। तभी उसके अंकल कहते हैं, हम कैसे यकीन कर लें कि ये टोकन असली है। तभी शाओ शिंगचन आगे आकर कहता है, एम्परर, मुझे कहने की परमिशन दीजिए। शिचन, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, वो कहता है, आप कौन हैं? इस पर शाओ शिंगचन बो करके कहता है, मेरा नाम शाओ शिंगचन है, मैं भी बाओसिन सनरेन का शिष्य हूँ। सभा में बैठे हुए लोग फिर से बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। कोई कहता है, वो शाओ शिंगचन है। शाओ शिंगचन वही ना, ये तो एक फेमस रॉक कल्टिवेटर है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसके बारे में हमने कहानियाँ सुनी थी। तभी शिचन कहता है, शाओ शिंगचन,
आप जो भी कहना चाहते हैं प्लीज़ कहिए। शाओ शिंगचन आगे आकर कहता है, वुइंग मेरा भतीजा है। और वो वुइंग की स्टोरी सुनाने लगा कि कैसे उसके पेरेंट्स भी बाओसिन सल्रन के शिष्य हैं, कैसे वेवुशियन के फादर एक ऑर्डिनरी पर्सन थे और एक बार वो गलती से माउंटेन्स की तरफ आ गए थे। वहाँ वो विंग की माँ से मिले, जहाँ उन्हें उनसे प्यार हो गया था। दोनों ने शादी की। वहीं पर विंग का जन्म हुआ। बाओसिन सल्रन ने ही उसे ट्रेन किया है, उसे सारी विद्याएं सिखाई हैं, सारी कलाएं सिखाई हैं। कैसे विंग उनका सबसे ब्राइटेस्ट शिष्य है और सबसे ज़्यादा काबिल भी। लेकिन विंग को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए वो पहाड़ों से नीचे शहरों की तरफ घूमने आ गया। उसने ये भी कहा था कि वो कभी वापस पहाड़ों पर नहीं आएगा। इसलिए विंग के पेरेंट्स ने शाओ शिंगचन को कहा था कि वो विंग पर नज़र रखे और उसका ख्याल रखे। तभी विंग कहता है, अंकल मुझे किसी बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है। इस पर लानजान स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, तुम्हें ज़रूरत है। इस पर विंग ने स्माइल किया। शिंगचन कहता है, तो एम्परर आप देख सकते हैं, वेवुशियन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और एक फेमस कल्टीवेटर है। वो आपके भाई के लिए बिल्कुल वर्दी है। शिंचन ने साई करके बाकी सब लोगों की तरफ देखा। वो कहता है, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इस मैरिज को चैलेंज करना चाहता हो? हॉल में बैठे सभी लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। वांग जी अभी भी डर रहा था। उसने अपने ब्रदर की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद उसके ब्रदर ने उसकी तरफ स्माइल किया और उन्होंने एग्रीमेंट में नोट किया। लैन शिचन कहता है, वेवुशियन ठीक है, एक एम्परर होने के नाते और एक भाई होने के नाते मैं अपने भाई को तुम्हें सौंपता हूँ। मैं तुम दोनों को ब्लेसिंग्स देता हूँ। वेवुशियन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ऐसी स्माइल आज से पहले उसने शायद ही दी हो। और वांग जी को अचानक ही बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस होने लगा। अब उसे ये घर जेल की तरह नहीं लग रहा है, बल्कि उसे ये एक्चुअल घर लग रहा है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ होगा, जिसे वो प्यार करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ से एक एपिलॉग दिखाया जाता है। वांग जी एक टेबल के सामने बैठा हुआ था। वहाँ से दरवाज़ा खुला था और बाहर कोर्टयार्ड दिख रहा था। वांग जी की गोद में उसका छोटा सा लैन आयुआन था, जिससे वो कैलीग्राफी सिखा रहा था। बाहर ही लैन शेन्यू अपने बाबा के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। ये दोनों ही बच्चे अनाथ हैं, जिन्हें विंग और वांग जी ने अडॉप्ट किया है। दोनों ने ही पैलेस की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लिया है। शादी के बाद विंग और वांग जी ने पूरी दुनिया घूमने का सोचा। वो पैलेस में नहीं रहे और वो बहुत सी जगह घूमे, जहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। शिचेन ने भी उनकी बात को खुशी खुशी मान लिया था। मो शेन्यू उन्हें मो विलेज में मिला था, जहाँ पर उसकी मदर की डेथ के बाद उसके और रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया था। और आयुआन उन्हें यिलिंग के मार्केट में मिला था। वो अकेला था, इसलिए विंग और वांग जी ने उन दोनों ही बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। आयुआन को उसकी मदर ने रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ दिया था। वहाँ पर जो लेडी थी उसने वांग जी को बताया कि इसकी मदर ने कहा था कि वो अभी आ जाएगी, लेकिन ये बच्चा बहुत टाइम से यहाँ पर है और इसकी मदर वापस नहीं आई। उस बच्चे ने प्यार से वांग जी की लेग्स को पकड़ लिया था और वो उसे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए वांग जी को उसमें कहीं ना कहीं अपने बेटे की झलक दिखने लगी थी। इसलिए वांग जी ने उसे अडॉप्ट किया था। पहले पहले जब उसके अंकल को ये सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी अडॉप्टेड बच्चे को अपने सेक्ट का हेयर नहीं बनाएंगे। लेकिन जब वो खुद उन बच्चों से मिला तो उसे भी उन बच्चों से प्यार हो गया। अब विंग से ज़्यादा तो अंकल चिरेन उन बच्चों को बिगाड़ते हैं। पैलेस की ज़िंदगी को अडॉप्ट करने में विंग को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि वो एक फ्री स्पिरिट है और हमेशा घूमता रहता है। पहले पहले तो वांग जी को भी बुरा लगता था। उसे एक अजीब सी एंग्जाइटी होती थी कि कहीं वो विंग को यहाँ पर कैद तो नहीं कर रहा है। लेकिन विंग ने उसकी हर चिंता, हर वरी को दूर कर दिया। विंग ने उससे कहा कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर रहना चाहता है। वो वांग जी के साथ यहाँ पर रहना चाहता है। एक रात विंग और वांग जी दोनों ही बेड में नेकेड लेटे हुए थे। विंग कहता है, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था और मैंने अपना घर छोड़ा था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं वापस कभी भी घर नहीं जाऊँगा।
और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि माँ बाबा के अलावा ऐसा कोई भी नहीं था जो घर में मेरा इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन अजान, जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, अब तो हेवन हो चाहे अर्थ, मैं हर किसी को अपना घर बना सकता हूँ। अब तो जहाँ भी तुम जाओगे मैं वहीं जाऊँगा, जिसे तुम घर कहोगे मैं भी उसे ही घर कहूँगा। मुझे पता है दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सच कहूँ तो अगर तुम मेरे साथ नहीं हो ना, तो मेरी जर्नी उसे मैं अब सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मैं कोई भी जर्नी अकेले तय नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी भी वांग जी ने विंग की टेंशन नहीं ली। उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विंग यहाँ पर उसके साथ फंस गया है। बाबा देखो यहाँ पर, आयुआन एक्साइटेडली कहता है। विंग जो वहीं पर बैठा हुआ था, उसने अपने बेटे की तरफ देखा और उसकी तरफ स्माइल किया। वो पूछता है, मेरा लिटिल रेडिश क्या कर रहा है? आयुआन प्राउडली कहता है, बाबा देखो मेरी कोरियोग्राफी। तभी वांग जी ने धीरे से कहा, कैलियोग्राफी। उसने आयुआन के माथे पर किस किया। वो आयुआन को ये नहीं बताना चाहता कि उसने गलत कह दिया है। वो बस चाहता है कि आयुआन खुद से बोलना सीख जाए, लेकिन उसे सही भी तो करना है। विंग ने उसके हाथ से वो पेपर लिया और उससे देखकर कहा, आयुआन तुमने कितना अच्छा लिखा है। तभी शेन्यू भी विंग के कंधे से झांककर उस पेपर को देखता है। वो कहता है, वाह आयुआन तुमने कितना अच्छा लिखा है। जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैं इतना अच्छा नहीं लिखता था। उसने अपने छोटे भाई को प्रेज किया। ये देखकर आयुआन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। लेन शेन्यू लान वांग जी के बगल में बैठा। वांग जी ने उसकी तरफ एक बॉक्स खिसकाया तो शेन्यू ने उस बॉक्स को खोला। उसे देखकर उसकी आंखें चमक गई थी। वो कहता है, बाबा ये मेरे लिए है। इस पर वांग जी ने कहा। वो कहता है, इसे तुम डिनर के बाद यूज़ कर सकते हो। तो लैन शेन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो दौड़कर विंग के पास गया और उसने उसे वो बॉक्स दिखाया। वो कहता है, बाबा देखो, बाबा ने मुझे ये दिया है। विंग ने उस बॉक्स को खोला और उसमें ईयररिंग्स थी। विंग कहता है, अरे वाह, तो तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए ये लाए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे तो बताया ही नहीं। इस पर वांग जी कहता है, आयु को ये ईयररिंग्स बहुत पसंद है और वो कब से इन्हें मंगवाना चाहता था। अब तुमने उसकी बात नहीं सुनी तो मुझे ही कुछ करना था। उसकी बात सुनकर विंग बहुत ज़ोर से हंसने लग गया था। वैसे भी तुम्हें ये ईयररिंग पसंद आई है ना? इस पर विंग उसके पास गया। उसने वांग जी के गाल पर किस किया। वो कहता है, हाँ मुझे बहुत पसंद आई है। तभी आयुआन बात बदलते हुए कहता है, दग्गा क्या हम बनीज को देखने जाएं? शेन्यू कहता है, हाँ हाँ अब वो उठ गए होंगे। वो दोनों ही कोर्टयार्ड की तरफ भाग गए जहाँ पर उनके बनीज रहते हैं। विंग और वांग जी उन्हें ही देख रहे थे। कभी ये पैलेस बिल्कुल शांत रहता था और आज ये प्यार और जॉय से भरा हुआ है। वांग जी विंग की चेस्ट के पास लीन हो गया था। वो अपने बेटे को देखकर कहता है, ये दोनों कितनी जल्दी बड़े हो गए हैं, है ना? विंग ने वांग जी को उसके वेस्ट से पकड़ लिया और वो उसे अपने और भी पास खींचता है। वो कहता है, हाँ ये दोनों बड़े हो गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें एक और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए? इस पर वांग जी से चिढ़ाते हुए कहता है, हमें आज रात से ही काम शुरू कर देना चाहिए। तो विंग ज़ोर से हंसने लगा। वो उसके नेक पर किस करते हुए कहता है, और मुझे लगता है इस बार हमारा काम बन जाएगा। वांग जी कहता है, हाँ शायद बन जाए। वैसे भी विंग इतना टैलेंटेड है, वो तो कुछ भी कर सकता है। बस उसे हिम्मत नहीं हारनी है और काम करते रहना है। विंग उसके शोल्डर पर अपना सिर रखते हुए कहता है, लान जान तुम मुझे छेड़ रहे हो ना? तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा पसंद है अगर तुम राउंड बेली के साथ होते तो। तभी वांग जी उसके चीक पर किस करते हुए कहता है, मुझे पता है विंग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। वांग जी खड़ा हुआ और वो अपने बेटों की तरफ भाग गया। विंग भी उसके पीछे पीछे आया। उसने पीछे से वांग जी को हक किया और उसे हवा में उठाकर घुमाने लगा। वो उससे कहता है, तुम मुझे इस तरीके से टीज कैसे कर सकते हो? वांग जी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। एक टाइम ऐसा भी था जब वांग जी को ये पैलेस किसी जेल से कम नहीं लगता था। उसे लगता था कि वो केज में है। उसे लगता था कि फ्रीडम इस पैलेस की दीवारों से बाहर है। लेकिन आज जब वो अपने हस्बैंड की बाहों में है, जो उसके पूरे चेहरे को किस कर रहा है, जहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चों की हंसी गूंज रही है,
जहाँ पर उनके प्यारे प्यारे रैबिट्स हैं। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि फ्रीडम का मतलब कहीं बाहर होना नहीं है, बल्कि फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हारे साथ कौन है। वुइंग और अपने बच्चों के साथ वो इतना ज़्यादा फ्री फील कर रहा है कि इससे ज़्यादा बड़ी फ्रीडम तो कुछ भी नहीं हो सकती है। दुनिया में सबसे बड़ी फ्रीडम किसी को प्यार करना है, और उससे भी ज़्यादा जब कोई तुम्हें प्यार करे। हाय एवरीवन फ्रेंड्स, ये पार्ट इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपको ये प्यारा सा फैन फिक्शन पसंद आया हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।